नमस्ते बच्चों। कल हमने भारत की खोज में टॉपिक पढ़ा था भारत की विविधता और एकता, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था कि भारत के लोगों के मध्य अनेक बातों में विभिन्नताएं होते हुए भी, विविधताएं होते हुए भी, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर भिन्नता होते हुए भी कहीं ना कहीं एकता हमेशा कायम रही है और वे हमेशा एक रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने 2 उदाहरण दिए थे। उत्तर में रहने वाले लोग पठान और दक्षिण की तरफ एकदम मतलब उन्होंने देश के 2 छोरों के लोग ले लिए। तो इनमें शारीरिक गठन में भी अंतर है, बनावट में अंतर है और संस्कृति संस्कार इनके आसपास, क्योंकि ये सीमांत प्रदेश हैं, तो इनका बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं अपने पड़ोस के देशों से, मतलब हमारे पड़ोसी देशों से मिलती है। लेकिन फिर भी चूंकि वे भारतीय हैं तो उनमें भारतीयता की एक छाप है, भारतीयता की झलक है और वे कहीं ना कहीं एक हैं। तो ये बातें लेखक ने बताई थी। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कहते हैं, किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। क्या कह रहे हैं? किसी एक देशीय समूह का मतलब बेटा समूह कई तरह के होते हैं। परिवार भी एक समूह है, उसके बाद उससे बड़ा समूह गांव है या मोहल्ला है, और जैसे सोसाइटी होती हैं आजकल शहरों में, तो वो भी एक समूह है, और शहर पूरा फिर बन जाता है, वो भी एक समूह है। तो ये बड़े होते जाने लगातार समूह। फिर प्रदेश एक समूह है, फिर देश एक समूह है, फिर क्या है, पूरी दुनिया आ गई। ठीक है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जब हम किसी एक समूह की बात कह रहे हैं तो भले ही वो परिवार ही भी है, सबसे छोटे समूह को आप ले लें, परिवार ही भी है, उसमें भी लोगों में भले ही बहुत घनिष्ठता होती है, परिवार के लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं, लेकिन उनमें छोटी बड़ी भिन्नताएं होती हैं। ऐसा नहीं होता कि परिवार के लोगों में किसी बात पर कभी भी विवाद ना हो, एक दूसरे से विचारों का मतभेद ना हो, ऐसा नहीं होता है। हर किसी में मतभेद होता है, लेकिन एकता इन लोगों की कब दिखती है, कह रहे हैं। देखिए, उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। हाँ, ये किसी भी समूह की एकता, जैसे परिवार ही है, जब क्या कहने लगेंगे, हमारा परिवार तो ऐसा है, जब हम हमारा परिवार कहते हैं तो उस समय उससे हमारी एकता प्रकट होती है। अब ऐसे अगर बात आ जाए, आप अपने शहर की बात है, शहर में ये लोग कई तरीके के हैं, लेकिन आप अपने शहर से जब दूसरे जगह चले जाए तो आप उस शहर से अपनापन सोचेंगे जिससे आप आए हुए हैं, क्योंकि आप अभी दूसरे शहर में आ गए। ऐसे ही और क्या होता है, अगर फिर इसी तरह की बातें फिर बताई हैं। यह बात अलग है कि अक्सर 2 निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। जो कह रहे हैं, जो अगर एक से समूह होते हैं, दो जैसे 2 परिवार ही मिल रहे हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, तो उनकी जो है भिन्नता कभी कभी धुंधली भी पड़ जाती है जब वो कहीं और जाते हैं। ठीक है। तो इस बात को आप समझे, किसी भी समूह की, जैसे हम भारत देश में रहकर कई बार लोगों में आपस में मतभेद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन भारतवासी कोई भी किसी भी जाति धर्म का यदि वो किसी दूसरे देश में चले जाता है तो उस समय वो किसके प्रति लगाव महसूस करने लगता है, अपने देश के प्रति, और वो देश उसे अजनबी महसूस होता है। ठीक है। इस बात को लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, उन्होंने कहा है, प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। बच्चों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले जिस समय हमारा देश गुलाम हुआ था, उस समय भी भारत में राजाओं के मध्य किसी एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। भारत को पूरे अखंड राष्ट्र के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि अपने छोटे छोटे राज्य और रियासतों की रक्षा के लिए वे लड़ाई किया करते थे। तो प्राचीन और मध्य युग की ये बात है, कह रहे हैं उस समय पूरी एक राष्ट्र की कोई धारणा उनके मन में नहीं थी। लेकिन फिर भी कह रहे हैं लेखक, मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति महसूस करता था, जबकि किसी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। कह रहे, भले ही उस समय एक राष्ट्र की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के ही किसी हिस्से में यदि भारत का कोई व्यक्ति चला जाता था, वो अपनापन महसूस करता था। लेकिन यदि दूसरे देश में चला जाए तो वो कैसा महसूस करता था, परदेशी महसूस किया करता था। ठीक है। और कुछ ऐसे देश है, कह रहे हैं, जिन्होंने, जैसे भारत की संस्कृति है जिनमें कई में बौद्ध धर्म अपनाया है, बौद्ध धर्म भारत में भी है, तो उन देशों में कह रहे हैं हम जाकर हम फिर भी थोड़ा सा अजनबीपन कम महसूस करते हैं, उन देशों में हम फिर भी लगाव महसूस करते हैं। ठीक है।
और वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। जैसे कुछ जातियां उन्होंने बताई हैं, यहूदी, पारसी और मुसलमान प्राचीन काल से ही ये भारत में नहीं थे, लेकिन ये लोग भारत में आकर बस गए, इनकी कुछ पीढ़ियां लगातार यहाँ रही, तो ये क्या हो गए, भारतीय ही हो गए। और धर्म परिवर्तन के बावजूद अभी तक क्या बन रहे, भारतीय ही रहे। तो अब कहते हैं आज वर्तमान की बात, उस अपने समय के वर्तमान की बात कह रहे हैं, जब एक राष्ट्र की भावना सब में अधिक विकसित हो गई है, तो विदेशों में भी भारतीय लोग कैसे रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। वहाँ किसी जाति के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं जानता आपको। आप वहाँ पर कैसे रहेंगे, इंडियन बनकर, भारतीय बनकर। अपने ही भी प्रदेश से कोई व्यक्ति निकल जाए, दूसरे प्रदेश में जाए, तो वहाँ पर उस प्रदेश के लोगों का एक वर्ग होता है, वहाँ उस ग्रुप में बनाकर वो लोग रहते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं, किसी भी एक हिंदुस्तान का ईसाई कहीं भी जाए वो हिंदुस्तानी माना जाएगा, मुस्लिम जाए वो हिंदुस्तानी माना जाएगा। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में, वहाँ भले ही कोई धर्म माना जाता हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वहाँ वो हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। ठीक है। अब लेखक अंत में बता रहे हैं कि सभी लोगों के मन में अपनी मातृभूमि की कोई तस्वीर होती है। जैसे हमसे कहा जाए भारत, तो भारत की कोई तस्वीर हमारे मन में आएगी, वहाँ की इमारतें आएंगी, जो जो हमने देखा है, जो हमारा दायरा है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दायरा बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने बहुत अध्ययन भी कर लिया था, बहुत यात्राएं भी कर ली थी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मेरे मन में मेरी मातृभूमि की तस्वीर कैसी है, ये उन्होंने बताया है बच्चों। ठीक है। आप भी इस बात को सोचेंगे कि आपके मन में आपकी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है। जब भारत की आप बात करते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या क्या बातें आती हैं। देखिए लेखक ने क्या बताया है, वो कह रहे हैं, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में। कह रहे हैं, मैं दूर दूर तक फैले मैदान याद आते हैं उन्हें, गाँव के या शहरों में भी जहाँ खेती हो, वो मैदान याद आते हैं, और उनमें बसे गांव भी उन्हें याद आ रहे हैं, क्योंकि वो गाँवों की यात्रा कर चुके हैं। उसके अलावा कह रहे हैं, उन कस्बों और शहरों के बारे में भी मैं सोचता हूँ जिनकी मैंने क्या की है, यात्रा की है। और देखिए, वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में भी मैं सोचता हूँ, जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। कह रहे हैं, मुझे वर्षा ऋतु भी याद आती है, जो क्या धरती को किससे राहत महसूस करवाती है, झुलसी हुई धरती को गर्मी से राहत महसूस करवाती है। और वर्षा ऋतु आने पर चारों ओर हरियाली का सौंदर्य फैल जाता है। आजकल वर्षा ऋतु है बच्चों, आप लोग खुद अपने आसपास देखेंगे, आपको हरियाली दिखाई देगी। हरियाली, कहीं कहीं तो झाड़ जंगल भी बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, वो जहाँ सही से सफाई की व्यवस्था न हो, तो लेकिन चारों तरफ हरियाली छाई होती। तो लेखक को ये सब ध्यान आ रहा है। और उसके अलावा नदियों के बारे में सोच रहे हैं, उनके बहते जल के बारे में, और ये खैबर पास के बारे में, तरह तरह से वो अलग अलग चीज़ों के बारे में ख्याल उनके मस्तिष्क में आ रहे हैं। ठीक है। भारत के दक्षिण के लोगों के बारे में तो वो कह रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रही। और देखो, लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं वो, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में। और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में, जो नवजात फूलों से लदी होती है। तो लेखक ने क्या भी देखी है, कश्मीर में या हिमालय में उन्होंने किसी पहाड़ी घाटी को देखा है, जिसमें कि सारे फूल ही फूल क्या हैं, लदे हुए हैं। तो लेखक कह रहे हैं, मुझे ये भी याद आता है। ठीक है। तो ये लेखक के मन की तस्वीर है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है, तो इन सब बातों को आप पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है। उन्हें याद आती हैं मैदान, और अपने देश की नदियाँ याद आती हैं, वर्षा की ऋतु, ये सब कुछ आप लिखेंगे। ठीक है। और देखो क्या बता रहे हैं, ये जो नवजात फूलों की घाटी कह रहे हैं, उनके बीच से कल कल खल खल बहता हुआ झरना भी उन्हें याद आ रहा है, क्योंकि उन्होंने वो सब दृश्य भारत में देखा है। ठीक है। तो लेखक अंत में कहते हैं, हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। सबके मस्तिष्क में अलग अलग तस्वीर आती है। जिसने जितना अपने देश को देखा है, उतनी तरह की बातें अपने देश के बारे में उसके दिमाग में आएंगी। बहुत और बातें भी आ सकती हैं। कई जगह लोग निर्धन है बच्चों, वो चीज़ें आ सकती हैं। अशिक्षा फैली हुई है, झुग्गी, आप बड़े शहरों में जाएं
बड़े शहरों में जाएं, वहाँ क्या स्थिति है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, बहुत गरीबी है। और इस समय जिस काल में हम जी रहे हैं, कोरोना काल में, इस समय तो परिस्थितियाँ ही विकट है। जब किसी देश के बारे में भी हम सोचें, मास्क लगाए हुए व्यक्ति हमारे मस्तिष्क में आएंगे। तो आप भी अपने देश की एक तस्वीर अपने मन में सोचेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी अभी मैं बच्चों आपको दूंगी। तो जो अभी अध्याय से संबंधित प्रश्न हम करेंगे बच्चों, और कल फिर अगला अध्याय। धन्यवाद।